हेलो गाइस, माय नेम इज़ अक्षय आवटे और आप सभी का स्वागत है बायोटोनिक आवटे 2264 के अंदर। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर बेसिकली मैंने क्या कवर किया हुआ है। इसके अंदर मैंने एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड पढ़ाया है। हर एक शब्द का मीनिंग वहाँ पर मैंने बताया हुआ है। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का कुछ ट्रेंड देख लेते हैं। 8 साल से कैसे एक क्वेश्चन पेपर अराइज हो रहा है नीट के अंदर, इसका हम ट्रेंड देख लेते हैं। देखिए 2012 में 10 एमसीक्यू सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से आए थे। फिर 2013 में 5, 14 में 6 और 15 में 7 और 2016 में 9 एमसीक्यूज और 17 में 5, 18 में 4 और 2019 में जस्ट रिसेंटली 5 एमसीक्यू आए थे। ठीक है, तो मान के चलिए नीट 2020 या 21 के अंदर 4 एमसीक्यू फिक्स आना ही आना है, यानी 4 से तो कम होगा ही नहीं। यानी आपके 16 मार्क्स यहाँ पर यहीं पर इसी टॉपिक में सिक्योर हो गए हैं। तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी वैन यू। लेकिन इसके पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट बातें। देखिए इसके अंदर मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी, नीट के अंदर आने की इसकी पॉसिबिलिटी होगी। और इसी के साथ मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो हुए, यानी जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नीट के अंदर आए हुए थे, उनको मैं येलो कलर से हाईलाइट किया है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। When you look around, यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब आप अपने आजू बाजू में देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? लिविंग थिंग्स भी नज़र आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी नज़र आते हैं। लिविंग थिंग्स यानी जैसे कि जिसके अंदर जान होती है, डॉग है, कैट है, ह्यूमंस है। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स जो कि पेन पेंसिल कुछ भी लीजिए, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स नोटबुक वगैरह, तो ये हमें दिखते हैं हमारे आजू बाजू में। अब आगे देखते हैं, यू मस्ट हैव वंडर्ड। आपने, यानी इसका मतलब है आप कभी कभी तो आश्चर्यचकित हुए होंगे। एंड आस्क्ड योरसेल्फ, और खुद से यह क्वेश्चन पूछा होगा। क्या क्वेश्चन पूछा होगा? व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। तो ऐसा क्या ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है जिसके कारण वो लिविंग है, वो जीवित है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आया होगा। कैसा प्रश्न? कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट है जिसके कारण वो, ऐसा क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके कारण वो जीवित है या लिविंग है। और ऐसे भी प्रश्न आया होगा, और what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has। और ऐसे भी प्रश्न आपके मन में आया होगा कि ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स, इनएनिमेट यानी नॉन लिविंग, ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग में ऐसा क्या एब्सेंट है, यानी क्या प्रेजेंट नहीं है जो लिविंग थिंग में प्रेजेंट है। ठीक है, द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका एक सरल उत्तर है। क्या है उसका सरल उत्तर? कि जो लिविंग थिंग्स है वो जीवित है, किसके कारण? एक बेसिक यूनिट के कारण। तो वो बेसिक यूनिट क्या है लाइफ की? सेल। ठीक है, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो सभी ऑर्गेनिजम्स है, जो सभी जीवित प्राणी हैं, उनके अंदर क्या है? एक बेसिक यूनिट प्रेजेंट है, वो है सेल। उसी के कारण सभी ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या है? जीवित है। ठीक है, वो अपनी एक खुद की बॉडी बनाते हैं, उनका एक खुद का अस्तित्व वो बनाते हैं, एग्जिस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे सेल से बने हुए होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक ही सेल से बने हुए होते हैं, यानी उनके बॉडी में, उन उन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक ही सेल प्रेजेंट होगा। तो उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। ठीक है, वाइल अदर्स लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखिए अगर हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को देखें, जैसे कि उदाहरण के तौर पर खुद लीजिए, ह्यूमन का एग्जांपल लीजिए, लाइक अस यानी हमारे जैसा, हाँ, यानी हम ही। क्या है जो हमारा शरीर है, किससे बना हुआ है? मेनी सेल्स, यानी बहुत सारे सेल से बना हुआ है हमारा शरीर। और उसे क्या कहते हैं हम? इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म, यानी हमें क्या कहते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, या दूसरे जो डॉग है, कैट है, उन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर। देखिए दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास एक ही सेल होता है, एक ही सेल से उनकी बॉडी बनी हुई होती है। एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से बन के हुए बनते हैं, यानी बहुत सारे सेल जब एक जगह आते हैं तो तब वो बॉडी बनती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट है और एनिमल है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जब हम हमारे आजू बाजू में देखते हैं तो हमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों भी नज़र आते हैं। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या पूछा था कि आप कभी आश्चर्यचकित हुए होंगे या खुद से सवाल किए होंगे कि ऐसा क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिन्हें ऐसा क्या है ऑर्गेनिजम्स में जिन्हें वो जीवित बनाता है या जीवित रखता है या उन्हें लिविंग रखता है? ऐसा क्या प्रेजेंट है उन ऑर्गेनिजम्स में या सभी ऑर्गेनिजम्स में? और ऐसे भी प्रश्न आया होगा आपके मन में कि जो इनएनिमेट थिंग है, जो निर्जीव वस्तु है, उनके अंदर ऐसा क्या एब्सेंट है जो कि लिविंग थिंग के अंदर प्रेजेंट है? ठीक है, इसका सरल उत्तर क्या था? हमने देखा कि इसका सरल उत्तर था सेल। जो कि सेल क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ की, यानी लाइफ बनाने के लिए एक छोटे से स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। वो स्ट्रक्चर क्या है? सेल है। उसी से लाइफ बन पाती है, सेल के अलावा लाइफ बन ही नहीं सकती। तो ये है उसका आंसर। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। अगर वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बनता है तो उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और वैसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होंगे उन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं सेल। तो व्हाट इज सेल? सेल क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सेकेंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके उनके पास कैपेसिटी होती है, वो सक्षम होते हैं। किसके लिए सक्षम होते हैं? यानी उनके पास एक नंबर तो उनके पास उनका खुद का अस्तित्व होता है, यानी उनका खुद का शरीर होता है, इसीलिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उन्हें कहा गया है। वो दूसरे किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। और वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनके लाइफ के इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं, इसेंशियल यानी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो खुद परफॉर्म कर सकते हैं, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर उनको डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देख सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल, जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर फंगाई, यूनिसेलुलर ईस्ट, पैरामीशियम। अब देखिए ये जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये देखिए उनका खुद का अस्तित्व, यानी उनकी खुद की एक बॉडी है। ठीक है, और ये उनके लाइफ के इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है वो खुद परफॉर्म कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जो सेल से कम होगा, यानी ऐसा कुछ भी दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट ही नहीं है नेचर में जिसके कारण एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हो सके। यानी सेल ही सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके कारण इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है। सेल के अलावा ऐसा दूसरा भी कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है कि उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन सके। तो इसे ऐसे कहा गया है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी खुद का अस्तित्व ही नहीं हो सकता सेल नहीं है तो। ठीक है, hence cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms। ठीक है, तो जो सेल है वो क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके स्ट्रक्चर में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सेल रोल प्ले करता है। यानी हमारी बॉडी देखिए, हमारे बॉडी के अंदर हर जगह सेल है, यानी सेल क्या है? एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ हमारे बॉडी का, और फंक्शनल यूनिट भी सेल ही है, यानी हमारे जो सभी कार्य है वो सेल के कारण ही होते हैं। ठीक है, अगर सेल नहीं होगी बॉडी में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी नहीं हो सकती है। इसीलिए सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा गया है। इसके बाद देखते हैं, एंटनी वॉन लिवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। एंटनी वॉन लिवेनहॉक ने पहली बार लिविंग सेल को देखा और उसे डिस्क्राइब किया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्क्राइब्ड द न्यूक्लियस, और दूसरे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी।
तो ये है एंटनी वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने क्या किया था, पहली बार लिविंग सेल को देखा था और उसे डिस्क्राइब किया था। और ये है, इनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस की The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell। देखिए, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंदर इम्प्रूवमेंट हुई, और इम्प्रूवमेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब खोज हुई, किसने की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज? नॉल एंड रुस्का ने। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, KNOLL, नॉल एंड RUSKA, रुस्का। ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। खोज करने के बाद क्या पता चला कि जो सेल की स्ट्रक्चरल डिटेल है, यानी सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी हमें प्राप्त हुई बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो देखिए अब तक हमने क्या देखा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैपेसिटी होती है। कैसी कैपेसिटी होती है कि उनका खुद का अस्तित्व होता है, वो खुद से निर्माण कर सकते हैं, और उनके जो लाइफ के इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो खुद परफॉर्म कर सकते हैं। यानी उसके बाद अब क्या है कि जो सेल है, सेल के अलावा ऐसा दूसरा भी कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है जिसके कारण एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सके। ठीक है, यानी सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल ही है। और इसी के बाद हमने क्या देखा कि सेल की डेफिनेशन देखी। सेल क्या है? फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि किसने पहली बार लाइव यानी लिविंग सेल को देखा? तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? एंटनी वॉन लीवेनहॉक। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट के अंदर आ सकता है। और हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कैसे हुई। पहले माइक्रोस्कोप बना सिंपल, फिर उसके बाद उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई। उसी के हेल्प से हम देख सके कि सेल की स्ट्रक्चरल डिटेल्स कैसे हैं। ठीक है, अब बाद में देखते हैं हम सेल थ्योरी। सेल थ्योरी देखते हैं। इन 1838 के अंदर क्या हुआ, मैथ्यूस शेल्डिन अ जर्मन बॉटनिस्ट, जो मैथ्यूस शेल्डिन नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि जर्मनी के बॉटनिस्ट थे, एग्जामाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व्ड दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। तो जर्मन बॉटनिस्ट मैथ्यूस शेल्डिन ने क्या किया कि एग्जामाइन करना यानी जांचना। उन्होंने क्या जांचा कि बहुत सारे उन्होंने प्लांट लिए और वो ऑब्जर्व किए कि जो सभी प्लांट्स होते हैं वो विभिन्न विभिन्न सेल से बने हुए होते हैं, जो कि बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं उस प्लांट के अंदर। ऐसे उन्हें दिखाई दिया, ऐसे उन्होंने ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद at about the same time, Theodore शॉन इन 1839 अ ब्रिटिश zoologist, और इसी सेम समय पर, इसी दौरान एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है थियोडर शॉन, 1839 में, जो कि ब्रिटिश के zoologist थे। उन्होंने क्या किया? स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। तो उन्होंने क्या किया कि विभिन्न विभिन्न या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल सेल्स के ऊपर उन्होंने स्टडी की, एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उन्होंने ऐसे बतलाया कि जो सेल्स होती है उनकी सबसे बाहर की जो परत होती है या थिन लेयर होती है, उसे हम आज क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, he also concluded, who also concluded? शॉन, थियोडर शॉन also concluded, यानी उन्होंने ऐसे भी बतलाया, ऐसे भी कंक्लूड किया कि बेस्ड ऑन ही स्टडीज ऑन प्लांट, और उन्होंने जो कंक्लूड किया था, क्या कंक्लूड किया था कि उन्होंने स्टडी की थी प्लांट के ऊपर, उन्होंने स्टडी की थी, और उसी के आधार पर उन्होंने बतलाया कि जो प्लांट सेल के जो टिश्यू होते हैं, यानी प्लांट के जो टिश्यू होते हैं, डेट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। और उन्होंने ऐसे बताया कि जो प्लांट की टिश्यूज है उनके अंदर क्या होगे कि सेल होगे, और सेल के अंदर सेल की जो सबसे बाहर की लेयर होगी वो क्या होगी? सेल वॉल होगी। ठीक है, तो सेल वॉल जो है प्लांट के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर, तो वो क्या है? सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर प्रदान करता है किसी भी प्लांट के सेल को। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, और इसी के आधार पर शॉन प्रपोज द हाइपोथेसिस। तो शॉन ने क्या दिया? एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस यानी स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट थी? डैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स।
ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बताया कि जो एनिमल की बॉडी हो या प्लांट की बॉडी हो, वो किससे बनी हुई होती है, सेल से बनी हुई होती है या सेल के उत्पादकों से बनी हुई होती है। यानी एक तो सेल से बनी होगी या प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, यानी जो सेल से, तो प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स यानी जो सेल के उत्पादक है, जैसे कि सेल के अंदर होता है वाटर, प्रोटीन, लिपिड्स, तो वो, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। तो ये थी शॉन की हाइपोथेसिस। अब देखिए, शेल्डन एंड शॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। फिर 1839 में क्या हुआ कि वो दो साइंटिस्ट शेल्डन और शॉन एक जगह पर आकर उन्होंने सेल थ्योरी दी, ठीक है। इसके बाद दिस थ्योरी हावेवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। तो ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरी एक्सप्लेन करने में असमर्थ थी। क्या एक्सप्लेन करने में असमर्थ थी कि जो नए सेल्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो ये सेल थ्योरी नहीं बता पाई, यही इसका ड्रॉबैक है। रुडोल्फ विर्चो इन 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो इसके बाद बहुत ही बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, रुडोल्फ विर्चो 1855 में उन्होंने पहली बार बतलाया कि जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने के बाद नए सेल्स फॉर्म होते हैं। और नए सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं, अपने पहले के सेल से ही नए सेल्स फॉर्म होते हैं। इसीलिए उसे एक स्टेटमेंट दिया गया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जो कि रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, जिन्होंने 1855 में, यानी ठीक 16 वर्ष बाद, ठीक है, 16 ईयर्स आफ्टर्स, इन्होंने क्या बताया, यानी 1839 में तो सेल थ्योरी शेल्डन और शॉ ने दी थी, उसके बाद 16 वर्ष बाद रुडोल्फ विर्चो ने दी थी, ठीक है। क्या दी थी, सेल थ्योरी के अंदर एक नया स्टेटमेंट जोड़ दिया गया था। फिर आप ये देख सकते हैं कि थियोडर शॉन 1839 में, जो कि जर्मनी के बॉटनिस्ट थे, एनिमल सेल्स के, ठीक है, उन्होंने स्टडी की, सॉरी, जर्मनी के जूलॉजिस्ट थे वो। और यहाँ पर आप मैथे शिल्डन को देख सकते हैं, जो कि बॉटनिस्ट थे। इसके बाद आप देख सकते हैं, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ शेल्डन एंड शॉन। हु मॉडिफाइड, रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था कि जो हाइपोथेसिस थी शेल्डन और शॉन ने दी थी, उस हाइपोथेसिस को उन्होंने क्या किया कि मॉडिफाई किया। किस लिए मॉडिफाई किया रुडोल्फ विर्चो ने शेल्डन और शॉन के हाइपोथेसिस को, टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। सेल थ्योरी को फाइनल शेप देने के लिए रुडोल्फ विर्चो ने उस हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया, ठीक है। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, आज सेल थ्योरी को कैसे देखते हैं हम, देखिए, सेल थ्योरी के अंदर दो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। जो सभी जीवित ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बने हुए होते हैं, सेल और सेल के उत्पादकों से बने हुए होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट जो कि जोड़ दिया गया फाइनल सॉरी, जो सेल थ्योरी थी, सेल थ्योरी को फाइनल शेप दे दिया गया, जो कि क्या थी सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सभी सेल्स होते हैं अपने पहले के सेल से ही बनते हैं नए सेल्स, ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट। अब देखते हैं, देखिए फिर से एक बार देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या देख लिया। सेल थ्योरी के अंदर 1838 में मैथ्यू शेल्डन, जो कि जर्मनी के बॉटनिस्ट थे, तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट सेल के ऊपर स्टडी की और उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि प्लांट सेल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बने हुए होते हैं और बहुत सारे वे सेल मिलकर एक जगह क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं उस प्लांट के अंदर। और इसी दौरान एक अभी साइंटिस्ट थे, उनका नाम है थियोडर शॉन, 1839 में। तो वो एक ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल सेल्स की उन्होंने स्टडी की और उन्होंने ऐसे बतलाया कि जो एनिमल सेल के अंदर जो सबसे बाहर की थिन आउटर लेयर होती है, थिन परत होती है, तो वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसी के बाद उन्होंने ऐसे भी बताया कि प्लांट सेल की, जो प्लांट के टिश्यू होते हैं उनकी स्टडी की और उनके स्टडी करने के बाद उन्हें ऐसे पता चला कि जो प्लांट सेल है उसके सबसे बाहर की लेयर होती है सेल वॉल, जो कि वो प्लांट सेल की बहुत ही यूनिक कैरेक्टर होती है, यूनिक यानी डिफरेंट कैरेक्टर होती है, ठीक है, फीचर होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस, और इसी के आधार पर शॉन ने एक हाइपोथेसिस दी। वो हाइपोथेसिस क्या थी कि जो एनिमल की बॉडी है और जो प्लांट की बॉडी है वो सेल और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद शेल्डन और शॉन ये दो आ गए, यानी शेल्डन और शॉन ने क्या किया कि ये सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, यानी सेल थ्योरी दे दी।
फाइनल कर दी। ठीक है, फिर इस थ्योरी के अंदर एक ड्रॉबैक था कि नए सेल्स कैसे बनते हैं ये इसके अंदर नहीं था। तो रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में ठीक 16 वर्ष बाद उन्होंने आकर पहली बार एक्सप्लेन किया कि नए सेल्स डिवाइड सेल कैसे बनते हैं, वो बताया कि सेल पहले डिवाइड होते हैं और नए सेल फॉर्म होते हैं। नए सेल कैसे फॉर्म होते हैं, अपने पहले के सेल से ही फॉर्म होते हैं। इसी के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नीट 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर उन्होंने रुडोल्फ विर्चो ने इस थ्योरी को मॉडिफाई किया, इस हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया। फिर मॉडिफाई करने के बाद सेल थ्योरी को फाइनल शेप दे दिया गया। जो सेल थ्योरी है आज हम जिसे पढ़ते हैं, सेल थ्योरी को कैसे है कि देखिए, पहला स्टेटमेंट तो उसके अंदर जो सभी ऑर्गेनिज्म से सेल से और सेल के उत्पादकों से बनी हुई है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जो सेल्स होते हैं वो अपने पहले के सेल से ही नए सेल फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये हुआ सेल।